जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद जय में। आज हम लोग क्लास 9 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से उस क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। तो एक बार इस वीडियो को जल्दी से आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ पूरे वीडियो के एंडिंग तक देखते रहिएगा। आपको ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वो काफ़ी जो महत्वपूर्ण है उन सभी क्वेश्चन का यहाँ मैं कलेक्शन करने का कार्य किया हूँ। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को कंप्लीटली देख लीजिएगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यकीन मानिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्य तथा ऊर्जा। कार्य तथा ऊर्जा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कार्य क्या है और कार्य किसे कहते हैं और ऊर्जा किसे कहते हैं। तो जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं कि कार्य क्या है। तो कार्य किसे कहते हैं, तो देखिए कार्य का मतलब होता है कि अगर किसी वस्तु पे, किसी पिंड पे या किसी वस्तु पे, बड़े वस्तु को पिंड कहा जाता है। ठीक है, ये मालूम होगा। यदि किसी पिंड पे या यदि किसी वस्तु पे बल लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? बल। और बल लगने के पश्चात अगर उस वस्तु का हो जाता है विस्थापन, उस वस्तु का हो जाता है विस्थापन, तब उसे हम कार्य कहते हैं। ठीक है, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और बल लगने के पश्चात उस वस्तु का विस्थापन हो जाता है तो उसे हम कार्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि अगर एक चेयर था, आप लोग जिस चेयर में बैठे होंगे, ठीक है, अगर इस चेयर पे अगर हम लोग बल लगाएंगे और बल लगने के बाद ये चेयर यहाँ पे खिसक के आ गया तो कहेंगे ना कि चेयर का हो गया है विस्थापन। चेयर का क्या हो गया है? विस्थापन हो गया। कैसे हो गया? बल लगाए तो इस चेयर यहाँ से घिसक के यहाँ पे आ गई। तब हम इसको बल साइंस की भाषा में हम लोग इसे क्या बोलेंगे कि चेयर पर कार्य हुआ है। अगर चेयर नहीं खिसकता तो फिर हम इसको कार्य नहीं कहते। बात समझ में आ गई? जैसे कोई बच्चा है बाहुबली बन रहा है, ठीक है, बाहुबली बन रहा है, एकदम पूरा ताकतवर दिखा रहा है और दीवार को पूरा धकेलने का कोशिश कर रहा है और दीवार नीलो से धकलाएगा? बताओ, दीवार इससे धकलाएगा? नहीं ना धकलाएगा। तो बल तो लगा रहा है लेकिन दीवार का विस्थापन नहीं हो रहा है। तो साइंस की भाषा में इसे हम कार्य नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि बल तो लग गया है लेकिन विस्थापन नहीं हुआ। कोई एक और बच्चा है, क्या कर रहा, पूरा मेहनत कर लिया, देख रहा है, हाँ, अब 20 केजी वजन एकदम मुंडी में उठा करके रह रहा है 2 घंटा से। इसको भी उठा ले 2 घंटा से एकदम है मुंडी में, अब पूरा देख रहा हम बहुत काम कर रहे हैं। तो नहीं, बल तो लगाया है लेकिन 2 घंटा से उठा कर रखा है, इसको इधर उधर चल भी नहीं रहा है। तो जब इसका इधर उधर चल ही नहीं रहा है, विस्थापन नहीं हो रहा है, तो जब विस्थापन भी नहीं हुआ तो यहाँ पे बोलेंगे कि कार्य हुआ क्या? नहीं हुआ। मीन्स बल लगा लेकिन इसका विस्थापन नहीं हुआ, इसलिए कार्य नहीं कहेंगे। इसलिए कार्य करने के लिए कितनी दशाएं चाहिए, कितनी कंडीशन चाहिए? 2। पहला बल होना चाहिए, दूसरा विस्थापन। इसका सूत्र होता है, कार्य को W से सूचित करते हैं और इसका सूत्र फॉर्मूला होता है F.S, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। ठीक है, तो बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, आई होप, उम्मीद करता हूं कि इससे समझ गए होंगे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बल एवं विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? बल एवं विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? ऑप्शन है ऊर्जा, शक्ति, संवेग, कार्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्य। सही जवाब हो जाएगा कार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्न में से कौन सही है? कार्य बराबर बल गुना समय, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर द्रव्यमान गुना वेग, इनमें से कोई नहीं। अभी ही मैंने बताया कि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, तो ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है सदिश राशि है, ना तो अदिश ना तो सदिश, केवल संख्या है, अदिश है। सही जवाब हो जाएगा अदिश राशि। कार्य कैसा राशि है? अदिश राशि है। अदिश और सदिश की क्लासेस हमने पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। कार्य को दर्शाया जाता है, अभी ही मैंने बताया, W बराबर F.S, ये नहीं होगा, F.S होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक किलोवाट घंटा, वाट घंटा, वाट, जूल। सही ऑप्शन हो जाएगा जूल। सही ऑप्शन जूल। यदि किसी पिंड का विस्थापन 0 है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा? 0 जूल, 1 जूल, 2 जूल, 9.8 जूल। देखिए हमने क्या बताया था कि अगर विस्थापन 0 है, जैसे कोई बच्चा बाहुबली बन रहा था, नहीं, और दीवार को धकेल रहा था, तो बल तो लग रहा है, विस्थापन तो नहीं हो पाया ना। जब विस्थापन 0 हो गया तो इसका कार्य भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जूल मात्रक है किसका? कार्य और शक्ति का? नहीं। शक्ति और ऊर्जा का? नहीं। कार्य और ऊर्जा का? हाँ,
कार्य और ऊर्जा का, कार्य का भी मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, और एक उष्मा का भी मात्रक जूल होता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगर यही रहता कार्य करने के दर को, तब फिर शक्ति कहते हैं। हाँ, कंफ्यूजन नहीं करनी है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होता है, किया गया कार्य होगा। देखिए, बल लग रहा है 5 न्यूटन, विस्थापन हो रहा है 2 मीटर, तो कार्य क्या होगा? कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, यानी कि बल है 5 और विस्थापन है 2, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी 10 जूल हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता, जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग कहते हैं ऊर्जा। और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल भी होता है, कैलोरी भी होता है, किलोवाट भी होता है कि वाट होता है। देखिए, एसआई मात्रक बोलेगा ना, तो एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, और यह समतुल्य है, किसके समतुल्य है? किसके समतुल्य हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, 10 के पावर 7 अर्ग। अगला है, निम्न में कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? जूल हाँ होता है, कैलोरी भी होता है, किलोवाट नहीं होता है बच्चा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, तो किलोवाट सही आंसर हो जाएगा कि ऊर्जा का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट है, h ऊंचाई पर स्थित m द्रव्यमान वाली वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। हाँ, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा पूछा है, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को हम लोग क्या लिखते हैं? mgh। और अगर गतिज ऊर्जा बोलेगा तो हाफ mv², स्थितिज ऊर्जा बोला है इसलिए mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, गतिज ऊर्जा का व्यंजक है, अब ये मैंने बताया ना, mgh हाफ mv², f.s w/t, सही आंसर हो जाएगा हाफ mv²। गतिज ऊर्जा है तो हाफ mv², स्थितिज ऊर्जा रहेगा तो mgh, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहती हवा में कौन सी ऊर्जा होती है? देखिए भाई, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। चूंकि हवा बह रही है तो यानी गतिशील है, इसलिए गतिज ऊर्जा हो जाएगा। अगर स्थिर रहता तो स्थितिज ऊर्जा हो जाता, गतिशील है तो गतिज ऊर्जा है। जैसे अभी आप लोग बैठे हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं, स्थित हैं, तो आपका स्थितिज ऊर्जा काम कर रहा है। वही आप लोग चल चल के पढ़िएगा, डांस करके, घूर फिर के, दौड़ के, तो आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन आते हैं, धनुष की तानित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? देखो, धनुष तो अभी चला नहीं है ना भाई, तानित है, इसलिए इसका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, अगला, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, गतिज, स्थितिज, ए और दो दोनों शून्य। देखिए, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा, गाड़ी में तो स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी क्योंकि वो गति है, इसलिए गतिशील है, इसलिए गतिज ऊर्जा होगी। लेकिन इसमें पूछा आदमी की, तो आदमी तो स्थिर है ना भाई, आदमी तो स्थिर है ना, इसलिए स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। अगला है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? अभी ही ताजा ताजा मैंने बताया, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की दर को, कार्य में परिवर्तन, समय परिवर्तन की दर। सही आंसर 2, कार्य करने की दर को। शक्ति का सही मात्रक न्यूटन, जूल, किलोग्राम पर मीटर, वाट, कार्य का मात्रक वाट होता है। ठीक है, वाट किस राशि का मात्रक है? अरे भाई, वही चीज वो हो गया ना, शक्ति का मात्रक है, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है। जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है? शक्ति हो जाएगा भाई, किस तरीका को भी पूछे, आंसर शक्ति है। नेक्स्ट है, द्रव्यमान m के कण का रेखीय संवेग p है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? इसकी गतिज pm p²/m², p/m p²/2m p²/2m हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं फटाफट, किसी वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए और इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? देखिए, वेग को आधा कर देंगे तो इसकी गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? फटाफट हम लोग इसको न्यूमेरिकल देख लेते हैं कैसे हो जाएगी। देखिए, क्वेश्चन क्या था कि किसी वस्तु का वेग को आधा कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? पहले हम लोग जानते हैं कि गतिज ऊर्जा बराबर होती है हाफ mv², हाफ mv², इसको मान लेते हैं समीकरण 1। लेकिन अब क्या बोला है सवाल कि इसका जो था गतिज वेग को आधा कर दिया गया, वेग जो भी था ना इसको आधा कर दिया गया, यानी v/2 का स्क्वायर, तब इसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? सॉल्व करते हैं, 1/2m, यहाँ से हो जाएगा v²/4 हो जाएगी ना। तो यहाँ से देखेंगे कि 1/4 दूनी 8 mv², समीकरण 2।
तुलना कर लीजिए, समीकरण 1 में हाफ एम भी था, यहाँ 1/8 एम भी है, तो नहीं कहेंगे 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, क्योंकि 1/2 था और 1/8 हो गया, 2 चौके 8, तो यानी 1/4 कह देंगे ना, इसीलिए कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगी, 1/4 यानी कि 1/4। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन इसका सही है 1/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं फटाफट। किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। इस बार वेग को दोगुना कर दिया गया है तो क्या हो जाएगी, फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि फिर से इसकी जो गतिज ऊर्जा थी पहला में, इसका गतिज ऊर्जा होगी वो तो 1/2 mv² होगी। ठीक है, समीकरण 1। लेकिन अब क्या बोला कि इसकी वेग को दोगुना कर दो। लो भाई, वेग को यानी भी था, अब 2v का कर दो। अब क्या हो जाएगी, तो यहाँ से हाफ m, यहाँ से 4 × v², कटेगा 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 2mv²। इसको मान लेंगे 2, पहले 1/2 था, अब 2 हो गया, कितना गुना हो गया, नहीं बोलेंगे हाफ है या 2 है, मतलब 4 गुना हो गया। कितना गुना हो गया, 4 गुना। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए है 2 गुनी आधी, 4 गुनी 1/4, 4 गुनी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला आते हैं, किसी वस्तु का वेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। इसी तरह आप लोग कर लीजिएगा कि वेग को 3 गुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा इसकी हो जाएगी 9 गुनी। इसी तरीके से सेम मान लीजिएगा तो 9 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। हाँ जी, अब द्रव्यमान को 2 गुना कर देंगे, चलिए इसको समझ लेते हैं फटाफट। किसी वस्तु का द्रव्यमान को कर लेंगे तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। गतिज ऊर्जा तो पहला भाई 1/2 mv² होगा, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब क्या बोला कि द्रव्यमान को 2 गुना कर दो। ठीक है, तो यहाँ से m जो है वो 2m हो जाएगा, v², 2 फिनिश हो जाएगा, तो बच गया क्या mv²। तो पहले हाफ mv² था, अब हो गया mv²। नहीं बोलेंगे 4 गुना हो गया, 4 गुना हो गया कि 2 गुना हो गया, हाफ था और एम भी है, अच्छा 2 गुना हो गया, क्या बोलेंगे कि 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 गुना ऑप्शन है, देख सकते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी 2 गुनी आधी, 4 गुनी 1/4। करेक्ट आंसर हो जाएगी 2 गुनी। आई होप आपको वीडियो समझ में आ ही रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। देखिए ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ये भी सही है, वाट, लेकिन किलोवाट या इनमें से कोई नहीं। व्यावसायिक बोलेगा तो किलोवाट घंटा हो जाएगी, क्योंकि आपका बिजली मीटर जो है ना बिल आता होगा वो किलोवाट घंटा में आता है। किलोवाट घंटा kWh किस राशि का मात्रक है, अभी ही मैंने बताया व्यावसायिक ऊर्जा, तो व्यावसायिक ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगी। एक अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा 3 गुना 6 का पावर 10, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट है, समान संवेग वाली 2 वस्तुओं के द्रव्यमान क्रमशः 1 kg और 2 kg है, इसकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात K1 अनुपात K2 होगा, मीन्स 1:2, 2:1, 1/√2, 1/4। हाँ, ये समझते हैं, समान समवेग वाली मतलब समवेग जो है समान है 2 वस्तु का और द्रव्यमान है 1 kg, द्रव्यमान है 1 kg और 2 kg, तो इसकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा, यही चीज बताना है। ठीक है, तो यही चीज बताना, तो इसको हम लोग फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको क्वेश्चंस के माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं। तो सवाल क्या था कि समान समवेग था ना, तो पहले हम लोग समवेग का फॉर्मूला देख लेते हैं, P बराबर mv होता है ना, लेकिन यहाँ पे 2 का समवेग है इसलिए P1 बराबर m1v1 कर लेते हैं और P2 बराबर कर लेते हैं m2v2, क्योंकि समवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग। ठीक, तो अब इसमें क्या दिया था कि m1 जो था 1 kg था, m1 1 kg और m2 का जो मान दिया था वो था 2 kg, द्रव्यमान था ना, तो इसमें पूछा था कि गतिज ऊर्जाओं का अनुपात K1 अनुपात K2 का मान क्या होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें एक सवाल क्या बोला था कि समान समवेग, समवेग जो है समान है, तो कह सकते हैं कि P1 इक्वल टू है P2, P1 इक्वल टू P2। अब P1 का वैल्यू है m1v1, P2 का वैल्यू है m2v2। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा v1/v2
और यहाँ से हो जाएगा m2 बटा m1, ठीक है, गुना में इधर लगा लिख देंगे तो भागा में हो जाएगा ना। अब वैल्यू जरा पुट कर देते हैं, तो v1 बाई v2 m2 बटा m1, m2 का मान 2 kg, m1 का मान 1 kg, यानी कि v1 बटा v2 इक्वल टू 2 बटा 1 आ गया, है कि नहीं, 2 बटा 1 आ गया। लेकिन इसका हमको पूछना है, K1 पूछा था ना ऊर्जा। चलो भाई K1 बराबर कर सकते हैं हाफ m1 v1 का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और K2, अरे गतिज ऊर्जा ना, गतिज ऊर्जा का अनुपात पूछा है, गतिज ऊर्जा के काइनेटिक एनर्जी कहते हैं ना। तो हाफ m1 तो पता है, हाँ जी m1 पता है, कितना पता है, छोड़ दो भाई, K2 करते हैं m2 v2 का स्क्वायर कर देते हैं समीकरण 2। अब कहते हैं इसी का अनुपात पूछा था ना, K1 बटा K2 इक्वल टू हाफ m1 v1 का स्क्वायर बटा हाफ m2 v2 का स्क्वायर, यही कर सकते हैं। हाफ हाफ साफ हो गया, हाफ हाफ साफ हो गया, फरेस कर लेते, वैल्यू पुट कीजिए। m1 का मान था 1 kg, m2 का मान था 2 kg, v1 बटा v2, v1 का मान है 2 kg, v1 का मान है 2 kg यानी कि 2 का स्क्वायर, अच्छा, और v2 का मान है 1 यानी 2 बटा 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बटा 2, 2 का स्क्वायर 4, नीचे 1 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 बटा 1 यानी कि 2 अनुपात 1, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 अनुपात 1। तो ऑप्शन देख लेते, 2 अनुपात 1 होगा जहां भी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 अनुपात 1 है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम और 4 ग्राम के दो पिंड समान गतिज ऊर्जा से गतिशील है, उसके संवेगों का अनुपात क्या होगा। फिर से समझ, 1 ग्राम और 2 ग्राम, इस बार m1 और m2 का मान दिया गया है, और पिंड जो है समान गतिज ऊर्जा से गतिशील, इस बार गतिज ऊर्जा जो है समान दे ले, तो उसका संवेग अनुपात क्या होगा। आइए इसको न्यूमेरिकल से हम लोग बनाते हैं। तो इसमें दिया हुआ है 1 ग्राम और 4 ग्राम, हम लोग कह सकते हैं कि m1 का मान है 1 ग्राम और m2 का मान है 4 ग्राम, ठीक है। सवाल में क्या बोला है कि समान गतिज ऊर्जा, मीन्स कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा दोनों का समान है, यानी कि हाफ m1 v1 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ m2 v2 का स्क्वायर, ये दोनों बराबर हो जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा पहला का m1 v1 स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा का हाफ m2 v2 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हाफ mv स्क्वायर होता है ना, तो पहला का m1 इसलिए m1, इसका वेग v1, इसका वेग v2। अब हाफ हाफ साफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो m1 का वैल्यू 1 था, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, और m2 का वैल्यू 4 था, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो v1 का स्क्वायर बटा v2 का स्क्वायर बराबर 4 बटा 1 हो जाएगा, गुना में इधर आकर के भागा में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन v1 बटा v2 निकालेंगे, चूंकि स्क्वायर है ना बच्चा, स्क्वायर है तो इधर ले आएंगे तो रूट हो जाएगा क्या, बिल्कुल रूट हो जाएगा, 4 बटा 1 हो जाएगा। इससे सॉल्व करेंगे तो 4 का 2 और 1 का 1, 1 का 1, यानी कि v1 बटा v2 का मान कितना हो गया, 2 बटा 1। लेकिन सवाल बोला था कि संवेगों का अनुपात, तो संवेग का मतलब m1 v1 बटा m2 v2, इसका अनुपात पूछा था, संवेग m1 v1, और अगला संवेग होगा m2 v2, इसका अनुपात क्या होगा। अब वैल्यू पुट कीजिए ना, कि m1 का मान कितना था 1 kg, m2 का मान था 4 ग्राम, सॉरी m1 का मान 1 ग्राम, m2 का मान 4 ग्राम, और ताजा ताजा लाए v2 से यहाँ कितना हो जाएगा 1, v2 यहाँ से कितना हो जाएगा, सॉरी v1 है, v1 का मान है 2, v2 का मान है 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, काट कट करके 1 बटा 2, यानी कि हो जाएगा 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 2, तो 1 अनुपात 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1 अनुपात कहीं 2 अगर है तो 1 अनुपात अगर ऑप्शन 2 होगा तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाँ भाई 1 अनुपात 2 है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, दो पिंड v तथा 3v के वेग से गतिशील है, उनके गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। आइए इसको भी हम लोग न्यूमेरिकल से सॉल्व कर लेते हैं। तो सवाल बोला था ना कि दो पिंड है v1 और v और 3v के वेग से, तो इसके गतिज ऊर्जा का अनुपात, गतिज ऊर्जा पहला हम लोग कर लेंगे तो लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा यानी E1 बराबर हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा, समीकरण 1 मान लेते हैं, और E2 जो होगा
वो हाफ एम, भी के जगह 3 भी दिया है सवाल में, भी के जगह 3 भी बोला था, 3 भी, तो 3 भी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो क्या बोला था कि गतिज ऊर्जा का अनुपात मीन्स E1 बटा E2 इक्वल टू दोनों का अनुपात कर देते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं E1 बटा E2 बराबर हाफ एम वी स्क्वायर बटा हाफ एम इंटू 3v का स्क्वायर, यानी कि आएगा 9v स्क्वायर। हाफ हाफ साफ हो जाएगा, एम भी उड़ी बाबा हो जाएगा, और v स्क्वायर भी उड़ी बाबा खत्म। ऊपर में क्या बचा 1, 1/9, यानी कि 1:9 हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:9। तो 1:9 अगर ऑप्शन में होगा तो वो सही हो जाएगा। देखिए भाई ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है 1:9 है करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गई होगा। अगर समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, और जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। अगला क्वेश्चन, एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकेंड में व्यय करता है, इसकी शक्ति कितनी होगी। चलिए इसको भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग था कि व्यय की गई ऊर्जा जो था एनर्जी, वो कितना व्यय किया गया था 1000 जूल था, और समय जो लग रहा था टाइम वो 10 सेकेंड के लिए था, यानी कि 10 सेकेंड। तो निकालना था शक्ति क्या आ जाएगी ना, तो P बराबर हम लोग कह सकते हैं व्यय की गई ऊर्जा बटा लगा लिया गया समय। अब इसको वैल्यू पुट करते हैं ना, 1000 और समय का था 10, 0 उड़ी बाबा, यानी कि 100 वाट हो जाएगा आंसर। 100 वाट आंसर हो जाएगा। 100 वाट 100 जूल पर सेकेंड भी कह सकते हैं, 100 जूल पर सेकेंड भी कह सकते हैं, यानी कि 100 वाट। 100 वाट अगर ऑप्शन में है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 वाट ऑप्शन में करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की 250 यूनिटें व्यय हुई, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी। देखिए 250 यूनिट खर्च हो गया, तो ऊर्जा को जूल में व्यक्त करना, 250 यूनिट को जूल में व्यक्त करना है। तो सबसे सिंपल है भाई कि हम लोग अभी ही तुरंत बताए थे कि एक यूनिट में कितना जूल होता है। एक यूनिट यानी 1 किलोवाट में सिंपल सी बात है कि 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। तो 250 है, तो 250 से इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 250 से क्या कर देंगे, गुना। चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक यूनिट यानी कि 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, इसीलिए 250 यूनिट था ना, तो 250 यूनिट बराबर बस 250 से गुना कर दीजिए 3, यानी कि 250 गुना 3.6 गुना 10 के पावर 6। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, 250 को 3.6 से गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9000 गुना 10 के पावर 6। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ एक नंबर दे देंगे, यानी कि 900 गुना 10 के पावर 6। अगर इसको और बढ़ा के लिखेंगे तो 9 गुना 10 के पावर यहाँ से 2 और 6 तो 10 के पावर 8 जूल हो जाएगा। 10 की ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 9 गुना 10 के पावर 8। अब बोलिएगा कैसे, सुनिए, 9 को 9 रहने दिए, 900 है ना, तो 9 गुने 100 लिखते हैं ना, 9 गुने 100 लिखते हैं तो 9 गुने 10 के पावर 2 आता है, तो 10 के पावर 2, अरे 100 को 10 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, तो 10 के पावर 2 और 10 के पावर 6 तो 10 के पावर 8 हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ से देख लेते हैं, ऑप्शन है 9 गुने 10 के पावर 8 जूल, ये करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो इस तरीका से आज का ये जो टॉपिक होती है इस चैप्टर से वो कंप्लीट होती है। तो अगर हमारे वीडियो को समझ में आया तो लाइक करना ना भूलिएगा, और हाँ अपने दोस्तों के पास लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा, और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को जोहार।